नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हर चुनाव में विकास एक ऐसा जुमला है जो हर नेता, हर पार्टी की जुबान पर होता है। इस बार निकाय चुनाव सामने है और आपके वार्ड से लेकर आपके शहर तक की तस्वीर और तकदीर को संवारने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा जब निकायों की जेब ही खाली हो? हमारे निकायों में स्वीकृत होने वाले बजट का क्या हाल होगा? क्या हर विकास के काम के लिए निकाय को हर बार सरकारों पर ही निर्भर होना होगा? ये विकास और पैसा जुटाने के लिए जनता पर नए करों को लादा जाएगा? आखिर बिना राजस्व के कैसे बुनियादी सुविधाओं पर काम करने वाली लोकल बॉडीज को शहर को संवारने का काम दिया जा सकता है? क्या आज के हालात में हमारे निकाय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं? क्या रास्ता हो सकता है विकास का? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी बिग फाइट लाइव में। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता लोकेश जी हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ नगर निगम के पूर्व सीईओ रहे दामोदर जी हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच निकायों की माली हालत को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जिस तरह स्थानीय निकायों का बजट आसमान छूने लगा है, उस तरह से इन लोकल बॉडीज की आय में इजाफा नहीं हुआ। शहर के विकास से लेकर छोटे बड़े काम का जिम्मा इन निकायों पर होता है, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की तर्ज पर हर बार निकाय सिर्फ सरकारों के रुख पर ही निर्भर हुआ करते हैं। ऐसे हालात में निकायों को सफेद हाथी नहीं कहा जाए तो फिर भला क्या बोलना चाहिए? इसी साल जयपुर नगर निगम का फरवरी में स्वीकृत हुआ बजट 1128 करोड़ का था। 16,000 से 1100 करोड़ पहुंचे। इस बजट को लेकर भी कई पेच है, क्योंकि स्वीकृत बजट का आधा हिस्सा भी सरकार की तरफ से पास नहीं किया जाता। ऐसे में निगम की माली हालत खस्ता होती जा रही है। यहाँ तक कि नगर निगम को मिलने वाले कर को राज्य सरकार हटा रही है, लेकिन इसकी पूर्ति का इंतजाम नहीं हो रहा। इसी वजह से निकायों को राजस्व नहीं मिलता। मेयर ज्योति खंडेलवाल ने 1128 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें सफाई के लिए 60 करोड़, विकास कार्यों के लिए 456 करोड़, सड़कों के लिए 150 करोड़ और नाली समेत अन्य निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया। लेकिन कितने काम हुए और कितना पैसा सरकार से आया, ये तस्वीर बयां करती है कि सरकार के लिए निकाय सिर्फ एक बोझ साबित हो रहा है। इस बार भी चुनाव में विकास को लेकर पार्षद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पार्टियां प्रचार के दौरान शहरों की तस्वीरें और तकदीर को संवारने की बात कर रही है, लेकिन बिना पैसे भला ये संभव कैसे? क्या सफेद हाथी बनते इन निकायों के दम पर आप विकास की उम्मीद करते हैं? चर्चा में शुरुआत में हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत है अबू रोड से। बताएं सुरेंद्र सिंह जी। सर मैडम से बात कराओ ना मेरी, एक मिनट। सुमन शर्मा जी से बात करनी है आपकी? हाँ जी सर। जी बिल्कुल सुन रही है आपको, बताएं। हाँ मैडम नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। देखो आप सही बोलते हो कि ठीक है, आप वहाँ बैठ के है ना वो करते हो, क्या मेड बन गए, आप वहाँ के अध्यक्ष बन गए जी मैडम। लेकिन ये नहीं होता है आप मेड बन गए, वहाँ कॉलोनियों का देखो, नाली नहीं बनती है, सफाई नहीं होती है। और कोई भी आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, है मैडम, ये लोग कोई नहीं आते एक बार वोट मांगने के लिए, हमारे पांव छूते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी, एक बुनियादी सवाल है आपका। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपने। सुमन शर्मा जी, इसी बात से शुरुआत करते हैं कि जो सुरेंद्र सिंह जी ने बोला, वोट मांगते के वक्त जो वादे किए जाते हैं, दरअसल उसको विकास के रूप में कैसे देखा जाए? क्या आपको लगता है कि जो निकायों के आज हालात हैं उनमें विकास संभव है?
देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इनका सवाल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राजनीति की तस्वीर बनी इन 65-62 सालों में, उसमें यकीनन जनता का विश्वास राजनेताओं पे, जनप्रतिनिधियों से उठता चला गया। इसलिए ऐसे सवाल लाजमी हैं, हमारे सामने भी आते हैं। लेकिन आज भी ऐसे उदाहरण आपके पास हैं जिन नेताओं पे जनता भरोसा करती है और उन पे उम्मीद भी करती है, और उम्मीद पे वो लोग खड़े भी उतरते हैं। क्या निकाय की जेब नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो मैं एक बात बताऊं पारिक साहब आपको कि ये बहुत बड़ी बहस नहीं है निकाय में पैसे को लेके। पैसे का मैनेजमेंट कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास 10 रुपए भी हैं तो 10 रुपए का आप खर्चा कैसे कर रहे हो, कहाँ अठन्नी देना है, कहाँ चवन्नी देना है, कहाँ रुपया देना है, ये मैनेजमेंट अगर होगा तो पैसा बजट बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम लोगों ने ये महसूस किया इन निकायों में, या स्थानीय नगर निगम हो, चाहे परिषद हो, चाहे पंचायतों हो, पैसा आया, उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। एक बात कहीं बंदर बांट हुआ, पैसा आया, बजट पड़ा हुआ है लेकिन उपयोग नहीं हुआ। तो ये जो लापरवाहियां होती हैं प्रशासनिक स्तर पे भी, जनप्रतिनिधियों के स्तर पे भी, इसी के कारण बजट का हंगामा होता है। जैसे आपने बताया कि महापौर ने इतना बड़ा बजट पेश कर दिया, लेकिन सरकार ने आधी रकम भी नहीं दी। आधी रकम जो दी वो भी खर्च नहीं की। मैं तो ये कहती हूँ कि आधी रकम जो दी वो भी खर्च नहीं की। अगर आप बजट हेड को चेक करोगे तो कई बजट, आप तो रहे हुए हैं सीए, आप पूछिए नगर निगम के क्या हालात है। योजना नहीं है, बिना प्लानिंग के आप 7 करोड़ का रख दिए। 7 करोड़ के लिए सफाई में अगर 7 करोड़ जयपुर की सड़कों पे निकल जाए पैसा, तो गंदगी का एक तिनका भी नजर नहीं आए। लेकिन जहां जाना चाहिए वहां जाता नहीं है। इसमें जो एक सिस्टम बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, जो कई लोग आजकल कह रहे हैं, ये सारी चीजें अगर प्रॉपर प्लेस पे पैसे जाए तो बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। नगर निगम हो या छोटे परिषद हो, आपको लगता है वित्तीय अनियमितता अंदर ही है, इसके कारण ऐसा है? हालत खस्ता नहीं है नगर निगम की? आप ये कह रहे हैं कि हालत खस्ता नहीं है नगर निगम की? खस्ता तो किया जाता है। शौकत अली साहब जुड़े हैं डीडवाड़ा से हमारे साथ है, बताएं शौकत अली जी। शौकत साहब, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लोकेश जी, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है निगम की हालत खस्ता है या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल फिर विकास किसके दम पर होगा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर निगम के पास पैसा होगा और उसको अगर तरीके से बांटा जाएगा और विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा तो निश्चित तौर पर विकास होना बहुत ही लाजमी है और सीधे तौर पर विकास किया जाएगा। लेकिन हमारी साथी जिस तरीके से कह रही हैं सुमन जी कि पैसे की बंदर बाट की जाती है, तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और ये लोग कभी भी विकास कार्य को करने में सहयोग नहीं देते। आपने देखा होगा कि जब भी साधारण सभा की बैठकें बुलाई गई, तमाम पार्षदों ने खड़े होकर सिर्फ हो हल्ला करने के अलावा उस सभा में एक भी प्रस्ताव ऐसा पारित नहीं होने दिया जिससे किसी भी तरीके के विकास कार्य को अंजाम दिया जा सके। ये सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि पैसा अपने चहेतों को दिया जाता है या बंदरबाट की जाती है, तो लगता है कहीं ना कहीं इनके मन में भी इस बात को लेकर दुर्भावना है कि इनके जो पार्षद थे उन लोगों ने जानबूझकर विकास कार्य को रोका गया और उनको जो पैसा नहीं मिला, यानी उन्होंने अपनी कोई प्रस्ताव नहीं दिए, किसी तरीके के उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं दी और उसके बाद ये बात करते हैं विकास की। तो हम लोग ये देखिए, आप राजनीति से ऊपर उठ के बात की थी, इन्होंने सीधे राजनीतिक नहीं, सुनो एक मिनट, एक मैं बता लोकेश जी, सुनो, नहीं आपने ट्विस्ट बात करेंगे, स्टोरी को दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो बात कही कि हमारे बोर्ड को पैसे का मैं किया जाता है ना, आपकी महापौर बोलती रही है, वो आपके पार्टी की महापौर थी, क्यों नहीं होता है? सुपर पावर है वो। मैं कहना चाह रही हूँ, सरकार आपकी थी, बजट आपने भी तो दिया। 3 बोर्ड थे, जयपुर की जनता ने ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का अवार्ड भी जीता, जनता का विश्वास भी जीता और इस बार भी हमारा बोर्ड बना। अगर हम काम नहीं करते, बजट का रोना रोते, तो भारतीय जनता पार्टी का इतने बार बोर्ड नहीं बनता, इतने बार महापौर नहीं बनते। इस बार एक पहला एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको जयपुर की जनता ने देखा, बोगा भी। सिर्फ जयपुर की हम बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, किस तरह पूरे राजस्थान की तस्वीर का जिक्र करें चला रहे हो। नहीं, तो ये बात तो आपको माननी चाहिए ना कि जब आपका बोर्ड सहयोग नहीं कर रहा और आपकी सरकार थी, बड़ी सरकार आपकी थी, आपके मंत्री ने कहा ये नरक जिम्मेदारी होती है। अरे शांति धारीवाल ने नरक निगम कह दिया आपके बोर्ड को, आप शांति, ये हमारे लोगों ने नहीं कहा। बात करना जानते हैं, आप क्यों नहीं जानेंगे? जिम्मेदार वही थी, कभी सहयोग नहीं किया। विकास की बात तो हमने बिना पैसे के विकास करवाए। हम लाभ पहुंचाया जा सकता है। गहलोत साहब आते हैं, खजाना खाली है और उसी खजाना से हम लोग पूरे राजस्थान को चमन कर देते हैं, इनके मुख्यमंत्री रोते हैं, लेकिन ये बातें नहीं होती है। बरकराने का काम करते हो। देखिए, विकास का मुद्दा है, समझ सकते हैं कितना ज्वलंत मुद्दा है, कितना शुरुआत में ही गर्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल शौकत अली साहब, बिल्कुल मैं शौकत अली साहब आपसे सुनना चाहता हूँ।
हमारा घर समझ क्या कहेंगे आप? आप लोग जब बिना घोषणा पत्र के निकाय हेलो, चुनाव सर। लड़ रहे हैं तो आपके पास है क्या बताने? हेलो जी शौकत अली जी, जी शौकत अली जी बताएं। 2 मिनट। जी जी सुन रहे हैं आपको, बताएं। हेलो सुमन शर्मा जी। जी हाँ सुन जी। रही हैं आपको। मेरे को आज सब मैडम। जी सर। सर आप लोग है ना एक काम करो, जी। मीडिया के थ्रू आप सारी बात सुनो, तो आप मीडिया की बात को सुन के है ना अच्छी लगेगी आपको भी। आप बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन इनको बता दो कि कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं है। लेकिन ये लोग सच बताते हैं, आप लोग नहीं जाते हो कहीं भी वार्ड में। जी। मीडिया सही बताती है, मीडिया की बात नहीं सुनते हो आप लोग। मीडिया को भी कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, और मीडिया की सुनोगे ना गली में जाके तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। लेकिन आप सुखी रहोगे, मेड बन जाते हो तो आप कॉलोनी में जाते नहीं हो, वार्ड मेंबर बन जाते हो तो कॉलोनी में नहीं जाते हो। तुमको शर्म लगेगी, आपको बदबू लगेगी, आपको नाली की बदबू लगेगी, क्यों नहीं जाते हो आप लोग? शुक्रिया शौकत अली साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अहम राय आपकी रखने के लिए कि दरअसल हकीकत क्या है आपने बयान की। दामोदर जी, मैं आपके पास आता हूं। दोनों पार्टियों की राय हमने जानी। बजट का रोना रोया गया, बताया गया कि बजट होता भी है और नहीं भी होता है, मिलता है नहीं मिलता, जो भी तस्वीर है। मैं आपसे हकीकत जानना चाहता हूं, जब सीईओ आप 2 बार बने जयपुर नगर निगम में, उस दौरान की तस्वीर क्या थी? आपको कभी महसूस हुआ कि बजट की किल्लत है? नगर निगम जयपुर में मैं रहा और हमने राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के नगर निगमों का भी अध्ययन किया। मौके पर हम गए, मेयर हमारे साथ गई। उस वक्त ये बात ज़रूर थी, राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात करता हूँ, सुमन जी भी मेरे साथ थी। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और बोर्ड बीजेपी का था जी। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मुद्दे होते थे जिन पर सबकी राय होती थी और बहुत सारे काम जो शहर के विकास के लिए होने चाहिए वो होते थे। जैसे नालियाँ बनाने का काम है, सड़कें बनाने का काम है, ऐसे काम होते थे। जहाँ तक बजट की बात है और नगर निकायों को जैसे हम सफ़ेद हाथी की बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। जी। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर चुंगी खत्म कर दी गई, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। भैरव सिंह जी के वक्त में ये खत्म हुआ और सबसे बड़ा आय का जरिया था स्थानीय निकायों के लिए। जी, और दुनिया के किसी भी देश में जो ऑक्ट्रॉय है वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना स्थानीय निकाय वास्तव में स्थानीय निकाय या स्वतंत्र बॉडी के रूप में काम नहीं कर सकते। जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स ये बात सही है कि सरकार ने गरीब आदमियों की स्थिति को देखते हुए 300 गज तक की ज़मीन पे जो मकान हैं उन पर हटा दिया है। तो उससे लगभग 70% से ज़्यादा मकान तो छूट की सीमा में आ गए, तो उनसे तो कोई टैक्स वसूल हो नहीं सकता। इसके बाद जो बचे हुए हैं उनसे टैक्स वसूल भी करते हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ, हैदराबाद नगर निगम और जयपुर नगर निगम दोनों की आबादी लगभग बराबर सी है, कोई 10-5 लाख का फ़र्क है। लेकिन नगर निगम हैदराबाद में जब मैं सीईओ 2009 में था और उसके पहले 2002 में था, तो प्रॉपर्टी टैक्स लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास आता था, और जयपुर का टैक्स बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग 25-30 करोड़ से ऊपर तक नहीं ले जा पाते थे। जी। तो इन दोनों की तुलना अगर हम करें तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं। बजट की जहाँ तक बात है, तो नगर निगम जयपुर का बजट 1100 करोड़ का तो सुमन जी भी थी, हमने 2009 में ही पास कर दिया था जी। और अब ये 1128 करोड़ का हुआ। लेकिन ये बजट हमेशा बजट के रूप में ज़्यादा रहते हैं और इसमें एक्चुअल आय इसकी आधी भी नहीं आती। बिल्कुल, तो सरकार पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। मुख्तार अनीश साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से, बताएं आपका क्या कहना है? सर बताना चाहता हूँ कि जब जयपुर में बोर्ड कांग्रेस इसका बीजेपी का था, जी। तो इनके पार्षद क्यों नहीं विकास कर पाए? जी। महापौर साहब मानते हैं, महापौर को इन्होंने तो काम ही नहीं शुरू किया। जी। ऐसी हाल जोधपुर में हमारे नगर निगम में हुआ है, जहाँ बीजेपी के पार्षद थे वो अपने वार्डों में तो काम करवा नहीं सकते, पड़ोस के वार्डों में जाते थे और कहते हम वार्ड में काम करवाते हैं। उनसे पूछना हम चाहते हैं कि यार आप अगर अपने वार्ड में काम नहीं करवा सकते, पड़ोस के वार्ड में जो कांग्रेस के काम करवाते हैं वो सिर्फ जाके खड़े होते थे और लोगों को, जनता को भ्रमित करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का सिर्फ काम जनता को भ्रमित करना है, इनकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। झूठे वादे और भ्रामकता, और ये चलिए बिल्कुल, मैं आप जो चीज बयान करना चाह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन वादों की बात है। अब सुमन शर्मा जी, मैं इस मुद्दे पर आपके पास आता हूं कि जब पार्षद जा रहे हैं इस बार, वो कह रहे हैं मैं विकास कर दूंगा, टूटी सड़कों को ठीक करा दिया जाएगा, नालियां बना दी जाएगी, सीवरेज के जो नाले हैं वो चौड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आज 5 साल की तस्वीर हम देख चुके हैं, तो इस बार ऐसा क्या कर देंगे बीजेपी के पार्षद अगर जीत कर आएंगे तो?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1994 में जयपुर नगर निगम बना, निगमों का गठन हुआ और उस समय से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड कई पिछले बार हम लोग निगमों में मेयर के पोस्ट को नहीं लेके बोर्ड हमारा बना, कई जगह मेयर नहीं बने। तो हमारे काम को जनता ने देखा, जिसका परिणाम जयपुर में भी हुआ, जोधपुर में भी हुआ, बीकानेर में भी हुआ, उदयपुर में तो लगातार हम इसको ब्रेक ही नहीं कर पाए। जयपुर ये भारतीय जनता पार्टी की ही वहाँ बोर्ड बनती रही। तो हम लोगों ने काम करके दिया और इस बार का जो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होना और बोर्डों का खंडित होना, कहीं मेयर और कहीं बोर्ड की लड़ाई में राजस्थान की जनता ने देखा कि स्थानीय निकाय के जो स्थानीय मुद्दे थे वो गौन हो गए और पार्टियों की लड़ाई और आपस की बार कैसे काम करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो देखा है, जब हमारा बोर्ड रहा है, जहां जहां भी रहा हम लोगों ने काम किए। आपको जयपुर का एग्जांपल दूंगी, जयपुर ग्रीन सिटी अवार्ड क्यों जीत गया, क्लीन सिटी अवार्ड क्यों जीता? हमारे शासनकाल में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। सही है, दामोदर जी ने बिल्कुल बात सही कही कि जब मैं नगर निगम में थी उस समय गहलोत साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसके पहले भी निगम में थी तो भैरव सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ही समय काम हो तो काम करने का एक जो छोटी सरकार होती है, अगर उनमें इच्छा शक्ति है, ईमानदारी है और काम करना चाहते हैं राजनीति से ऊपर उठ के, तो काम होता है और काम करके हमने दिखाया है। इसलिए बिल्कुल इस बार तो लड़ने में इन लोगों ने समय गंवाया, इसलिए डबल मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास है। बरगलाने की बात असलम भाई कह रहे थे, कोई किसी को बरगलाता नहीं है। देखिए, जनता सब चीज को जांचती है, तौलती है, परखती है, उसके बाद ही मौका देती है। चलिए भूपेंद्र जी से जान लेते हैं, आबू रोड से जुड़े जी। भूपेंद्र जी आबू रोड से जुड़े हैं, बताएं आपकी क्या राय है? सर सबको नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बात बताओ आप जी। ये 2 मिनट मेरी बात सुनो सर। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। सर बीजेपी का चाहे पार्षद हो जी, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, आपको कांग्रेस कोई पैसा नहीं दे रही वार्ड में काम करने का जी, तो ये अपने न्यायालय तो है ना जी, न्यायालय में आप केस क्यों नहीं करते हो? आप क्यों रोज गाना गाते हो दुनिया के सामने कि हमारी सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है? आप कोई सिस्टम होगा ना, आज वहाँ हो रहा है अपना हिस्सा में, जो वहाँ हरियाणा में, क्यों नहीं करते हो ये काम? ऐसा सिखाओ ना, न्यायालय पहले बैठाओ ना हर चीज के लिए। जी जी, आप सिखाते हो हर चीज को, क्यों नहीं करते हो अच्छे काम देश के लिए? आज मोदी जी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सफाई का, लेकिन कॉलोनी में कोई कचरा ना डाला है उसका केस करो ना, आप कोई पेनल्टी लगाओ ना आप। बिल्कुल, आय बढ़ाने के जरिए बढ़ सकते हैं, फर्क सिर्फ सोच का। चलिए ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जवाब लोकेश जी से लेंगे कि आखिर किस तरह से इस तस्वीर को बदला जा सकता है, कांग्रेस ने क्या किया था, क्योंकि आरोप बीते 5 साल में खासतौर पर कांग्रेस सरकार को लेकर खड़े हुए हैं। सरकार को इसमें सहायता देनी चाहिए, क्योंकि निकाय के पास कोई सोर्स जरिया नहीं है कि भाई कहाँ से इनकम लाए। सरकार को चाहे किसी पार्टी का बोर्ड हो, निकायों को मजबूत करना चाहिए, बजट आवंटित किया जाए। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निकायों की स्थिति सुधारने के लिए जयपुर नगर निगम, आपको पता है, रजिस्ट्री के ऊपर अपना शुल्क ले रही है सफाई को लेकर। जयपुर नगर निगम रोड टैक्स जितना जमा रहा है उसमें निगम अपने अपने टैक्सेस ले रही है, सब गवर्नमेंट। इनके पास पैसा जनरेट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जयपुर की पब्लिक ये चाहती है कोई भी आप शुल्क लगाओ, पहले ऐसा कुछ करो तो सही। वैसा कुछ होता नहीं है, उससे पहले टैक्स लगा दिया जाता है, लेकिन वो व्यवहारिक तो हो, उसको पता तो किस बात का टैक्स ले रहे हैं, बोले नहीं आप तो दे दो। ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो स्थिति पिछले 5 वर्ष को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही दयनीय रही। जितना बजट उनको मिलना चाहिए वो बजट नहीं मिला, और जितना बजट मिला वो भी लड़ाई झगड़े को चढ़ गया। तो और स्थानीय निकाय को कमज़ोर करने में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। ये स्वपोषित नहीं रह पा रहे हैं, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट रहते हैं। तो कई चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा जी के पास एक अच्छा विजन है, वो इन संस्थाओं को मजबूत
मजबूत करेंगे कि ये स्वपोषित हो जाए, सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की जनता जो राजस्थान की है वो चाहती है कि मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान हो, भले उसके बदले में पैसा लिया जाए पर सुविधा आप दें। अभी तक क्या हो रहा है, आप पैसे तो लेते हो, सुविधा नहीं देते हो। आज हमारा आपसे सवाल है कि क्या खुद निकाय पैसा जुटाने में सक्षम है? जो तस्वीर है उस पर हमारा सवाल है। firstindiannews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। हनुमानगढ़ से सुनील शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। बताएं सुनील जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर आपको मैं बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर, बताएं। सर नमस्कार, एक बात ये थी जी, जो ये जो बजट है, अगर बोर्ड जैसे बीजेपी चल रही है, अगर बीजेपी का कोई सभापति बनता है या जो पार्षद बीजेपी के होते हैं तो जरूर काम होता है, होगा। अगर अब देखो किसी वार्ड में जाके खड़ा हो रहा है, किसी वार्ड में जा रहा है, अगर उसी वार्ड का कोई सदस्य अगर पार्षद बनता है तो मैं मानता हूँ काम हो सकता है। और दूसरी बात, जो ये वादा जो करते हैं, वादे तो आए बार होते हैं, हर बार होते हैं, 5 सालों में लगातार, हर 5 साल बाद कहते हैं हम ये करेंगे, नालियां थोड़ी करेंगे, लेकिन नहीं होता है सर जी। मैं अगर ये बीजेपी का ही कुछ बनता है, जिस चीज की सरकार है उसी का अगर कोई बनता है तो जरूर काम हो सकता है सर, उम्मीद है। शुक्रिया सुनील जी इस चर्चा के लिए आपका। सुमन जी, आप कह रही थी कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसके दौरान जो खामियां आई, लेकिन आपसे पहले प्रताप सिंह खचरियावास थे, वो और आप बोल तो एक ही मत में थे, अगर कोई टैक्स लगाते हैं तो उससे पहले सुविधा देने की बात आती है। अब आपकी सरकार है, यूडी टैक्स का सबसे बड़ा शहरी निकायों में मसला होता है, क्या उसके मुताबिक सुविधाएं पहले मुहैया करेंगे या पहले टैक्स लेंगे और बाद में सुविधा का झांसा दिया जाएगा? देखिए सुनी जी, झांसे की बात नहीं है, जनता, आप लोग भी जनता, आप सुनिए, जनता ही बोल रही है ऐसा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि जनता को ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि आप पैसे लेते हो, सुविधा तो दो। ये भी हम तो निकायों में रहे हैं, यही तो सवाल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर मनी मैनेजमेंट, वर्किंग मैनेजमेंट के साथ नहीं तरीके से करेंगे ना, आप लोग ये सवाल उठाते हो कि पैसा कम, मैं कहती हूँ पैसा कम है ही नहीं निगम में। जितना पैसा है अगर इसको सिस्टमेटिक किया जाए, माना कि हाँ कमजोर हुआ है ये जो दृश्य बनाते हैं ना, इतने 1000 करोड़ का बजट, आवश्यकता ही उसकी नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट सही तरीके से करोगे, सीईओ साहब तो बैठे हुए हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट बना लेते हो, इनपुट दिखा रहे हो, आउटपुट नहीं मुझे दिखा आप रहे ये हो। बताइए कांग्रेस किस तरह से जिम्मेदार हुई? फिर आपने जो कहा कांग्रेस जिम्मेदार ऐसे हुई कि कांग्रेस की सरकार पे भी, बड़ी सरकार की भी बात करेंगे, कि उन्होंने अपने हेड के पैसे भी खर्च नहीं किए। दूसरे के देने की बात तो दूर की है कि स्थानीय निकाय को पैसे दिए ही नहीं। राज्य सरकार पे ये आरोप था कि उनके जो फंड थे उसको भी उन्होंने उस फंड पे खर्च नहीं किए। तो मैनेजमेंट का कमी, जो मैं बार बार कहना चाहती हूँ ना, कि किसी घर को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होता है कि हमारे पास 100 रुपये, तो हम किस किस हेड पे कितना कितना रखेंगे, क्या हमारी प्राथमिकता है, क्या नहीं है। ये सरकार वो चीज़ नहीं की, बातों बातों पे सरकार चलती रही, लड़ाइयों पे सरकार चलती रही, स्थानीय निकाय बेचारा पिसता रहा, पार्षद आपस में लड़ते रहे। इसी का परिणाम है कि जनता आज इतनी परेशान है। हम लोगों ने भी वोट चलाई है, जनता ने देखा है, और इसी भरोसे पे मैं कह रही हूँ कि हमारी सरकार, छोटी सरकार बनने दीजिए, कड़ी से कड़ी, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये विकास कैसे होगा? मैं लोकेश जी के पास भ्रष्टाचार खत्म होते बजट का आकार आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। मदन खटीक जी हमारे साथ जुड़े हैं चित्तौड़ से, बताइए आपका क्या कहना है? सर नमस्ते जी। सर, आपके स्टूडियो में जो ये बीजेपी की लीडर बैठी हुई है, इनसे मेरा सवाल है। जी बताइए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सर के ये इनके जो गुलाब जी कटारिया है, राजस्थान के बड़े लीडर है बीजेपी के, कल बीकानेर में कह रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने जो है पेट्रोल के भाव 10 रुपए कम कर दिए जी। तो क्या इनको ये पता नहीं है कि जो तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले है, या तो इनको गुलाब जी को पता नहीं है, या ये राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? केवल हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। देखिए, नो उल्लू बनाविंग वाली बात है कि जनता समझती है कि आप काम कैसे करेंगे। शुक्रिया मदन जी। मैं मदन जी को ये कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम, उन्होंने एक मिसाल दी है, उन्होंने वादों की बात की है, आप जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, हमारे आईक्यू पे प्रश्न चिन्ह, सच्चाई जो है आप उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। जब पूरी जनता आपके सामने कह रही है कि आप प्रदेश की जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, सुनिए ना, नहीं मदन जी जनता के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। अब आप नहीं सुनना चाहते हो मेरा जवाब। प्रतिनिधि या सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे नहीं सवाल कर रहे हैं, शरीर वो कह रहे हैं कि आपके एक बड़े नेता अगर इस तरीके की बात करते हैं, इस तरह से रखो कि उनका एक तार्किक सवाल आपसे था कि ये वादे किस तरह से होते हैं। कि क्रूड ऑयल का जो रेट है, इंटरनेशनल रेट है, ये उस समय भी कम हो रहा था, अभी भी कम हो रहा है।
लेकिन एक सरकार की जो सिस्टम की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मादा 56 इंच चौड़े प्रधानमंत्री के सीने में ही होता है। इनके समय चुनाव हो, दाम अप, मार्केट में दाम गिर रहा है क्रूड का, लेकिन हम बढ़ाएंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं था कहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने कंट्रोल करके ये दिखाया है। आईक्यू सबका स्ट्रांग है मदन जी, गुलाब जी का भी स्ट्रांग है, आपका भी और हमारा भी है, लेकिन ये मादा आपके ये जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनमें नहीं था, ये मादा हमारे प्रधानमंत्री में है। कि चलिए अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। लोकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। लोकेश जी जिस माली हालत की बात की निकायों की, कि अगर सीधे तौर पर आप कच्चे तेल की महंगाई की बात करते हैं, लोकेश जी हम मुद्दे को दूसरी तरफ नहीं ले जाते, हम फिर निकायों पर आते हैं। कांग्रेस की ऐसी क्या नीति थी जिसके कारण निकायों की स्थिति कमजोर रही? खासतौर पर जो वित्तीय प्रबंधन की बात है उसका जिक्र यहाँ पर सुमन जी ने किया। आपके यहाँ वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ था। वालिया कौन है? इनकी सरकार को ये तगमा दिया इनकी सरकार में ही कि वित्तीय कुप्रबंधन है गहलोत सरकार का। आपको शायद जानकारी नहीं है सुमन जी कि उसी मोन्टेक सिंह आलूवालिया से सबसे ज्यादा बजट पारित करवाने वाले अशोक गहलोत थे। 40,000 करोड़ का बजट जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ राजस्थान के में, वो बजट हमने सुविधाओं के नाम पर, विकास के नाम पर वहां से पारित हुआ हमारा। तो आप लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ और जनता को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश करते हैं। आप बात करते हैं कि हम तेल के पैसे कम कर रहे हैं, लेकिन आलू प्याज के पैसे आपसे कम नहीं किए जाते। क्या जनता तेल पिएगी क्या? उसको सब्जी चाहिए, उसको आलू चाहिए, उसको प्याज चाहिए। जब आप महंगाई की बात करते हैं, सीधे तौर पर जब कच्चे तेल की दाम बढ़ते हैं और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो हर आदमी कहता है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही आलू प्याज और तमाम जन उपयोगी सामान के पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये कम हुए तो आपकी सरकार इन तमाम चीजों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों बाकी के दामों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों किराया माल भाड़ा में कमी कर रहे हैं आप? एकदम से कम कर देंगे तो आप लोग क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को अपने साथ जोड़ करके और उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं, जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है सुमन जी। आपके तो तेल से फायदा नहीं। गांव के किसान से जाके पूछो, डीजल कम होता है तो उसके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आती है। सिर्फ अकेले डीजल की बात नहीं है। जब डीजल का रुपया कम होगा या भाव कम होगा तो बाकी की तमाम चीजें जो डेली में उपयोग में आती है उनमें क्यों नहीं कमी कर पा रहे हैं आप? क्यों वो चढ़ाई हुई है आपने? करेंगे आप इस तरीके से दुनिया को, इस प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास ना करें। आप जो वास्तविकता है उसके ऊपर रहें। चलिए मैं दूदू से, हमारे साथ जयपुर जिले के दूदू से जुड़े हैं मुकेश शर्मा जी, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है आज के इस मसले पर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो अपने बीजेपी के सर मैडम बैठी है सर, आज तक अभी इनकी सरकार हो गई सर 11 महीने की, इन्होंने कभी आज तक अभी तो कोई काम भी नहीं किया सर, बिल्कुल भी अभी तक तो। जी हाँ सर, इन काम नहीं किया। और ये सवालों की धार आपकी तरफ है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। नहीं, मैं इन सवालों का बहुत स्वागत करती हूँ, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। लोकेश जी बहुत ही स्वागत है, उसी से लोग उम्मीद लगाते हैं जिनमें काम करने का मादा होता है। राजस्थान की जनता के सारे सवाल सिरोधार्य हैं और ये उम्मीद दिखती है कि हमारी सरकार से इनको कितनी उम्मीद है। 11 महीने की सरकार नहीं है बंधु, हमारी 5 साल की सरकार है। आपने देखा वसुंधरा जी इन 9 महीनों में किस तरह से निवेश करवा रही है पूरे राजस्थान में। मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान बनता जा रहा है। इतने निवेश गहलोत साहब नहीं कर पाए। रिंग रोड का काम ये प्रदेश की जनता को आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 11 महीने की सरकार नहीं, 5 साल की सरकार है और 5 साल में हम कोई काम नहीं करेंगे। जो बातें की, जो वादे किए, वो इसी तरीके से पेंडिंग रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ? रिंग रोड का क्या हुआ सरकार? हम तो छोड़ के गए थे। आप तो लिंक रोड की बात कर रहे हैं, वो 15 लाख रोजगार की क्या हुई जो इस प्रदेश का युवा खड़ा होकर लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपने 15 लाख रोजगार देने की जो घोषणा की थी, आपने 5 रोजगार भी दिए क्या इस प्रदेश के किसी युवा को? तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपने 11 महीने में एक भी उपलब्धि हासिल की हो? जिस मुंह से आप जनता से वोट मांगे, आपके पास वो मुंह उपलब्ध नहीं है कि आप जनता को ये कहें कि चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन मैं दामोदर जी अब आपके पास आ जाता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अब तक की तस्वीर आई है हमारे सामने, निकायों की आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में लगते रहे, लेकिन जो यूडी टैक्स की बात है उस पर क्या रास्ता निकल सकता है? यूडी टैक्स की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन तो ये है कि यूडी टैक्स 300 गज के प्लॉट्स के बजाय उनको 200 गज के प्लॉट्स तक ही फ्री करना चाहिए। दूसरा ये है कि यूडी टैक्स वसूल करने का सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। यूडी टैक्स अगर वसूल नहीं होगा, अगर भारत सरकार से जो ग्रांट आती है उसका उपयोग नहीं होगा, अगर इसी तरीके से हम और दूसरे सोर्सेज जनरेट नहीं करेंगे, बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं शहर में, उन पर टैक्सेज जो होते हैं उनको प्रॉपरली वसूल नहीं करेंगे और उनका असेसमेंट नहीं करेंगे, तो फिर
निकायों को, चाहे वो छोटे निकाय हों चाहे बड़े निकाय हों, काम करना मुश्किल होगा। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी समझना होगा कि स्थानीय निकायों को वास्तव में अगर पावरफुल बनाना चाहते हैं या उनको अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में भी परिवर्तन करना होगा। और उसके लिए जो लोकल बॉडीज एक्ट बहुत पुराना है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़नी होंगी जो देश के दूसरे राज्यों में जुड़ी हुई हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में क्या स्थिति है, इसी तरह से महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यूडी टैक्स को लेकर एक लड़ाई चल रही है। अभी तक जो समझते हैं हम लोग, कांग्रेस कहती है कि यूडी टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, जो सूरत हाल आज हमें राजधानी जयपुर में नजर आते हैं। बीजेपी जो बोलती है कि यूडी टैक्स लेकर आएंगे और शहर का विकास करेंगे। मैं इसको समझूंगा आपसे, उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर बालोतरा बाड़मेर से जुड़े हैं, भीमाराम जी, उनसे हम समझ लेते हैं कि आज उनकी क्या राय है। भीमाराम जी, भीमाराम जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताइए। कल चल रहा था साहब, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस चल रही थी, मैं देख रहा था जी। तो कल मेरा फोन नहीं लगा था, आज लग गया साहब। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी, मैं भी एक उनका बहुत बड़ा शिकार बन गया है नगर पालिका के भ्रष्टाचार का। मैंने रिश्वत नहीं दी, उसके कारण मेरी फाइल ऐसी अटक गई जी। जो 3.5 लाख रुपए हमने वन सौताई राशि जमा करा दी, 70% राशि हमने 2 बार ड्राफ्ट भेज दिए तो वापस हमको रिटर्न भेज दिए। अब वो फाइल DLP में हमारी फंसा दी। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार के, हमने पैसे दे दिए भ्रष्टाचार को के उन अधिकारियों कर्मचारियों को, तो हमारी फाइल निकल जाती। जी जी बिल्कुल सर। तो ये इनका कोई हो सकता है फैसला? और CM सुगम योजना में मैंने वो शिकायत करके उसी का भी कोई जवाब नहीं अभी तक। जी, ये भीमाराम जी ने एक हकीकत बयान की निकायों की कि तस्वीर क्या है। इस तस्वीर का एक जो पहलू है उसका जिक्र किया। कल इस चर्चा में नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर बात की। भ्रष्टाचार के साथ दूसरी बात है माली हालत की, और यूडी टैक्स को लेकर चर्चा थी। कांग्रेस की राय भी हम जानेंगे और हम दामोदर जी से भी इस मसले पर बात करेंगे कि समाधान क्या हो सकता है, सही फैसला क्या हो सकता है। ब्रेक का लगातार कॉल आ रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद दामोदर जी के पास पहले जाएंगे, इस मसले पर जवाब लेंगे और फिर कांग्रेस की राय जानेंगे। बने रहिए बिग फाइट में। कई मायनों में अगर हम देखें तो निकाय के पास अपने संसाधनों की कमी नहीं होती, लेकिन उनके फालतू के जो खर्चे हैं उन खर्चों की वजह से उन्हें उनकी जो संसाधन से आय प्राप्त होती है वो कम नजर आती है। ऊपर से पैसा तो आता है सरकार से, लेकिन पार्षद और जो मेयर हैं भरतपुर के, वो अपना पैसे खा जाते हैं, इस कारण विकास कार्य नहीं हुआ।